जय हिंद। आज हम लोग क्लास 12th मैथ को शुरू करने वाले हैं। हम लोग क्लास 12th मैथ को इस तरीका से डिजाइन करके पढ़ेंगे कि जो भी बच्चे क्लास 12th में 2025 में एग्जाम देने वाले हैं या 2026 में, उन दोनों के लिए हेल्पफुल हो। और उसमें इस तरीका से पैटर्न को मैंने डिजाइन किया है कि हर एक चैप्टर, जैसे पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है, तो पहले हम लोग रिलेशन को समझेंगे, फिर उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन में एक बाइनरी ऑपरेशन है, फिर उसको बाइनरी ऑपरेशन को समझेंगे, फिर फंक्शन को समझेंगे। लेकिन अगर रिलेशन समझना है तो पूरे रिलेशन को पूरे अच्छे से डिफाइन करेंगे, उसके हर पॉइंट को समझेंगे, और साथ ही साथ रिलेशन से केवल जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा है और जो मेरे तरफ से गेस हो सकता है कि इसकी संभावना हो सकती है कि आएगा, उन सारे क्वेश्चनों का समावेश किया जाएगा। फिर उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन को अगले वीडियो में पूरी थ्योरी के साथ समझाएंगे और साथ ही साथ उसके जो क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। फिर फंक्शन है, उसको फंक्शन को पूरी तरीके से डिफाइन करेंगे, फंक्शन कितने प्रकार के होता है, फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन से कितने प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, किस किस टाइप का प्रश्न पूछता है बोर्ड एग्जाम में, साथ ही साथ जो गेस क्वेश्चन मेरे तरफ से होगा उन सारे प्रश्न को कराया जाएगा। तो आज की जो क्लास है हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम लोग केवल समझने वाले हैं रिलेशन और रिलेशन से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं बोर्ड एग्जाम में और जो भी क्वेश्चन बैंक में पूछा गया, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन सभी को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले रिलेशन को समझने से पहले कुछ की पॉइंट को समझना जरूरी है। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास 12th मैथ बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बात हो रहा है और इसमें हम लोग चैप्टर वाइज कंसेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है संबंध और फलन में केवल और केवल किसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, तो केवल और केवल संबंध के बारे में। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग केवल किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो संबंध के पूरे थ्योरी को और साथ ही साथ उससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना है उसको। लेकिन संबंध को समझने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से बातें ध्यान रखना चाहिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, और रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग केवल आज पढ़ने वाले हैं रिलेशन। चलिए तो देखिए हम लोग को किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले तो हम लोग ध्यान देंगे समुच्चय। क्या भाई? समुच्चय। समुच्चय समझेंगे, समुच्चय के बाद हम लोग क्रमिक युग्म समझेंगे, ऑर्डर पेयर को समझेंगे, और साथ ही साथ कार्तीय गुणन समझेंगे। उसके बाद कार्डिनल नंबर क्या होता है, उप समुच्चय क्या होता है, उसके बाद संबंध पढ़ेंगे, संबंध का प्रांत और परिसर पढ़ेंगे, उसके बाद इससे जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। चलिए, पहला टॉपिक जो है हमारा संबंध। संबंध जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रिलेशन। ठीक है, नहीं पहला जो टॉपिक था हम लोग का ये नहीं था, हम लोग का था समुच्चय। पहला जो टॉपिक क्या था भाई, समुच्चय। पहले समुच्चय को समझ लेते हैं। ठीक है, समुच्चय दैट मींस सेट। देख लीजिए, पहला जो टॉपिक था हम लोग का क्या था, समुच्चय था। तो समुच्चय को समझते हैं कि सेट क्या होता है। चलिए, तो देखिए, समुच्चय मतलब ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब कि अगर समुच्चय के बारे में अगर बात किया जाए, द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट माने वेल डिफाइंड, यानी हम लोग बोल सकते हैं सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या है डिफिनेशन भाई, अभी आपने देखा सुपरिभाषित, परिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ओके, तो यहां पर जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पर हमने एक टर्म को यूज किया है सुपरिभाषित। आपको बताना है ये जो सुपरिभाषित है ये टर्म कैसे, वेल डिफाइंड जिसको हम बोलते हैं। सुपरिभाषित का मतलब क्या है, पहले तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया कि समुच्चय, अगर आप लोगों को भी समझ में आता है तो जरूर बोलिएगा यस, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो साथ में ही चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना भी शोर नहीं करना है कि आपका आवाज इसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहा जाता है, समुच्चय। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, राइट। अब यहां पर एक टर्म जो है सुपरिभाषित, सुपरिभाषित क्या होता है इस बात को समझेंगे। सुपरिभाषित दैट मींस वेल डिफाइंड,
और वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा? जिसका परिभाषा, जिसका मतलब न समय के साथ, न वस्तु के साथ, न स्थान के साथ बदले। अगर आपसे कहूं कि 10 प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 10 प्राकृत संख्याओं का संग्रह सुपरिभाषित है कि नहीं? अगर आपसे मैंने पूछा तो आप बोलोगे 1 से लेकर के 10 तक, 1 2 3 4। 5 महीना के बाद आपसे पूछेंगे तो? अगर मैंने आपसे पूछा कि आपसे नहीं पूछते, अब चलते हैं हम अमेरिका, और वहां के किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि नेचुरल नंबर क्या होंगे तो ही बताएंगे। 10 नेचुरल नंबर अगर बात किया जाएगा तो ही बताएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हो सकता है उसको दूसरे भाषा में बताएं, लेकिन मीनिंग जो निकलने वाला है वो सेम है, मतलब सेम है, यानी उसका मीनिंग और मतलब जो है बदल नहीं रहा है। यानी सुपरिभाषित का मतलब हो जाएगा जिसका परिभाषा, जिसका अर्थ न समय के साथ, न स्थान के साथ, न वस्तु के साथ, किसी के साथ बदलना नहीं चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुपरिभाषित। भारत के नदियों का संग्रह, तो भारत में जितने भी नदी है, आप अभी को ऐसा तो है कि नदी आज निकल जाएगी एक दिन में, ऐसा संभव नहीं है, तो नदियों का समुच्चय आप बोल सकते हैं। प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह, तो जितना लिखे है उतना ही लिखे होंगे, वो बदल थोड़े जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि सुपरिभाषित का मतलब हो गया जिसका परिभाषा न समय के साथ, न स्थान के साथ, न वस्तु के साथ, किसी के साथ बदले नहीं। तो यहां पर आपने देखा कि जो टर्म है सुपरिभाषित, तो सुपरिभाषित का मतलब क्या हो गया भैया? जिसका परिभाषा, जिसका परिभाषा, चाहे अर्थ, मतलब है ना, अर्थ, समय, वस्तु, या स्थान बदलने पर, गलती लिखा गया ना, बदलने पर क्या हो? नहीं बदले। आप लोग भी बोल सकते हैं, यदि आप लोग ऑफलाइन पढ़ रहा है तो ऑफलाइन का मजा भी लीजिए, जरूर बोलिए। तो वेल डिफाइंड का मतलब, अब जैसे मैं एक समुच्चय का एक उदाहरण आप लोग बताइए, तो हमने क्या बोला? एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो 10, ऐसे करो, प्रथम 10 कर दो, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का संग्रह। मतलब ये समुच्चय है कि नहीं है? ये समुच्चय एकदम है। समुच्चय इसलिए है क्योंकि वेल डिफाइंड है। इसका मतलब अगर किसी से आप पूछो, आज नहीं पूछो, 10 दिन के बाद पूछो, स्थान चेंज करके अपने घर जाकर के पूछो, अपने मामा के घर जाकर के पूछो, सब जगह पर इसका मतलब क्या होंगे? प्रथम 10 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5। लेकिन यहां पर अगर हम बोले कि सबसे, आप इस कक्षा में बैठे सबसे चालाक विद्यार्थी, तो आपके नजर में अलग हो सकता है, दूसरे के नजर में अलग हो सकता है। मैंने बोला कि भारत के 5 सबसे अच्छे बल्लेबाज, तो आपके नजर में विराट कोहली हो सकता है, दूसरे के नजर में दूसरा कोई हो सकता है। ये बदल सकता है, नहीं बदल सकता? हो सकता है 10-20 साल के बाद कोई और बढ़िया आ जाए खिलाड़ी, संभव है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? अच्छा, वो स्थान बदल दिया जाए, चला जाए दूसरे देश, ऐसा विश्व जोड़ दिया जाए, विश्व के सबसे अच्छे बैट्समैन, तो क्या होगा? यहाँ के लिए कुछ अलग बता देगा, श्रीलंका वाले अलग बताएंगे। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? आपके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए तो सुपरिभाषित। तो इस तरीका का जो संग्रह होता है वो समुच्चय, समुच्चय कौन सा होगा? जो वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड जिसका परिभाषा समय, स्थान, वस्तु के साथ नहीं बदले। बस समझ में आ रहा है? वस्तु की जगह पर यहां पर हम लोग व्यक्ति लिख देते ना, अच्छा रहता। समय, व्यक्ति और स्थान, राइट। मैंने व्यक्ति को बदलने पर भी नहीं बदले। क्या अगर आपने व्यक्ति, मैंने आपसे पूछा, व्यक्ति बदल करके उनसे पूछ रहे हैं, तभी उसका परिभाषा नहीं बदलना चाहिए। आई थिंक जो समुच्चय है उसको आपने अच्छे तरीका से समझा, राइट। आगे बढ़ा जाए तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो क्या था भाई? क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म के बारे में आप बात करिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या भाई? क्रमित युग्म। जिसको हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? आप लोग भी बोलिए, ऑर्डर्ड पेयर। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति। उसमें अपने एक बिंदु को रिप्रेजेंट करने के लिए, हालांकि उसमें 2D होता है तो 2 ही पॉइंट लेते हैं, 3D में 3 पॉइंट हो जाएगा, एक्स वाई जेड। तो आप वहां पे जब पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे 3 और 4 मान लेते, आपने रिप्रेजेंट किया, तो ये जो होता था एक्स अक्ष होता था, माने एक्स निर्देशांक होता था, क्या होता भैया? एक्स
निर्देशांक, और ये जो होता था क्या होता था, वाई निर्देशांक। ठीक है, इसको आपने भुज कहा था, क्या कहा था भाई, भुज। और इसको आपने क्या कहा था, अरे भाई कोटि में, कोटि कहा जाता है, चोटी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कोटि। आप करो चोटी कहा जाता है, प्रोनाउंसिएशन तो ठीक करो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग। ये जो आपने देखा कि 3 और 4, लेकिन इसको बदल दिया जाए, तो यहां पर आप बताओ कि भुज यानी एक्स निर्देशांक कितना है, एक्स का जो निर्देशांक है वो 3 है, और यहाँ पर कितना भैया, तो यहाँ पे 4 है, लेकिन आपने इसको बदल दिया। बदलने के बाद आपने कर दिया इसको 4 और इसको, सॉरी, पहले वाले को आपने कर दिया 4 और दूसरे को कर दिया 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बात बताना है कि यहाँ पर जो एक्स निर्देशांक है यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है, और यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट कितना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो इन दोनों में अंतर आपको दिख रहा है, यानी इसको बदल देने के बाद मतलब भी बदल गया, इसके बदल देने के बाद क्या बदल गया, बदल दिया गया, बदल गया। इसका मतलब कि एक जोड़े, एक जोड़े चाहे एक युग्म, युग्म माने पेयर, युग्म मतलब क्या हो जाता है पेयर, तो एक जोड़े वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिसका मतलब एक निश्चित, जैसे यहां पर देख रहे हो 3 और 4 का मतलब पहला जोड़ एक्स हो गया और दूसरा हो गया वाई, हमने इसको बदल दिया तो देखने में तो सेम ही लग रहा है, 3 4 4 3, 3 4 4 3, लेकिन इसका मतलब एक नहीं है। समझ में आ रहा है, तो हम लोग इसका डिफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, अगर मान लेते हैं इसमें तो यहां पर अभी हमने आपको बताया कि दो जोड़े, क्या बोले थे, दो जोड़े नहीं एक जोड़े, या दो वस्तुओं के, दो वस्तुओं के एक निश्चित क्रम को, दो वस्तुओं के एक निश्चित क्रम को क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। तो यहां पर अगर परिभाषा की बात करोगे क्या हो जाएगा, दो वस्तुओं के एक निश्चित क्रम को क्या कहा जाता है, क्रमित युग्म कहते हैं। राइट, यहां तक किसी को कोई डाउट, यानी कि अगर हम बात करें कि सर दो वस्तुओं के एक निश्चित क्रम को क्या कहा जाता है, क्रमित युग्म कहते हैं। और जैसे में एग्जांपल के तौर पर ये बातें आपको ध्यान रखना चाहिए, तो हम थोड़ा सा इसको स्विच कर देते हैं, इसको कर देते हैं नीचे, ये हो गया आपका क्या, तो परिभाषा हो गया, और ये जो है उसमें एग्जाम्पल के तौर पर हमने दिया है, जो कि आपको ये बातें समझ में आ रहा है। राइट, चलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देखा क्रमित युग्म का मतलब क्या होगा, दो वस्तुओं के एक निश्चित क्रम को क्या कहा जाता है, क्रमित युग्म कहा जाता है। जैसे में दो वस्तु है कि नहीं है, चाहे एक जोड़ा है चाहे एक युग्म है और उसके निश्चित क्रम है, अगर इस क्रम को बदल दे रहा है मतलब बदल जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, क्रमित युग्म है। और ये जो पॉइंट आपने लिखा है वो किसमें लिखा भैया, तो आपने लिखा है 2D में, किसमें जी, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, अगर 3D में होता तो 3 निर्देशांक हो जाता है एक्स वाई जेड। राइट, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ा जाए। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सर क्रमित युग्म के बारे में आप बात करिए, तो क्रमित युग्म के बारे में आप बता सकते हैं। एक चीज आप देख लो, यहां पर एक नोट में आप मेरे को बात बताइए, अगर हमने कहीं पर लिखा हुआ है a, b, ऑर्डर पे हो गया क्रमित युग्म, और हमेशा क्रमित युग्म को छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, किसके अंदर लिखा जाएगा, छोटे ब्रैकेट के अंदर। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, इसलिए हमने लिखा, आपने यहां पर देख लिया 3 और 4 और 4 और 3 ये बराबर नहीं है, तो इसलिए इसको क्या किया गया है, अलग किया गया है। राइट, बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यही तो मतलब हमने समझा है। तो ऑर्डर पेयर में 3 और 4 चाहे a, b और b, a बराबर नहीं होता, इसमें एक ये पहला प्रथम घटक क्या है, प्रथम घटक ए है, दूसरा घटक बी है, सॉरी प्रथम घटक ए और इसमें प्रथम घटक बी, ए और बी तो बराबर नहीं है, इसमें दूसरा घटक माने टर्म जो है वो क्या है, बी है, और इसमें क्या है, ए, अलग अलग तो है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए, तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, बोलिए। अब देखिएगा कहीं पर समुच्चय ए तथा बी के लिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है, एक और चीज हम बता देते हैं यहीं पे,
अगर यहां पर लिखा हुआ है समुच्चय ए तथा बी के लिए, किसके लिए भाई? समुच्चय ए तथा बी के लिए। कहीं पर लिखा हुआ ए कमा बी का तात्पर्य, तात्पर्य माने अर्थ, इसका मतलब है कि ए जो है वो सेट ए से आया है, ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी इसमें जो पहला घटक है सेट ए से आया है, और जो दूसरा घटक है एंड बी जो है बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, यानी अगर कहीं पे लिखा हुआ दो सेट ए और बी है और उसमें उसके लिए ये बात कहा गया, तो ए जो आया है वो प्रथम सेट से आया है और बी जो आया है वो सेकंड सेट से आया है। राइट, यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम लोग के पास है समुच्चय का कार्तीय गुणन, यानी कि हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं जो टॉपिक था, यहां पर आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास दूसरा टॉपिक क्या था? कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन में ये समुच्चयों का कार्तीय गुणन की बात करनी है। किसकी बात करनी है भाई? समुच्चयों के कार्तीय गुणन। तो समुच्चयों का कार्तीय गुणन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ऑफ ए सेट कभी होगा। आप लोग अंग्रेज हैं तो बताइए, लोग कहीं पे गलती गलती हो, आर्टिकल छूटे तो ना। आप लोग अंग्रेज नहीं है, नहीं अंग्रेज है? तो आप लोग अच्छा तो समझ जाएगा लोग, तात्पर्य में अगर छूट गया था तो ठीक है। बहुत सारे लड़के यहाँ पर हम लोग भाषा नहीं पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, कोई बात नहीं है, चाहे कोनो बात नहीं ना। भोजपुरी में जो मजा है ना, दूसरी भाषा में मजा नहीं है ना। चलिए, और अपने भाषा पर गुमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, ठीक है। और नहीं मान लो कोई नया आदमी भेट का तो अंग्रेजी में लगा फेंक दे, और भोजपुरी बोलते हैं तो भोजपुरी में बात कीजिए जी, है ना? है नहीं? आप बोल रहे हैं भाई, बोलिए। चलिए, यहाँ पर कार्तीय गुणन की बात हो रही है। तो कार्तीय गुणन को अगर हम आपको पहले समझाएं और उसके बाद उसके परिभाषा को लिखें तो अच्छा रहेगा। मान लेते हैं कि आपके पास एक सेट ए है, क्या है? हमारे पास एक सेट है ए और उसमें अवयव है 1,2, राइट, और एक सेट बी है और उसमें जो अवयव है वो ए बी सी है। और जब भी हम लोग सेट लिखते हैं तो सेट का यूज करते हैं तो मझले कोष्टक के अंदर यूज करते हैं। इसको कई लोग कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, कई लोग विथिन ब्रैकेट बोलते हैं, और हम लोग आम भाषा में मझला कोष्टक। हाँ, कौन कोष्टक भैया? मझला कोष्टक। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें अगर क्रॉस कहा जाए, इसके कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी बताइए। तो पहले कौन सा सेट लिए हैं और दूसरा कौन सा लिए हैं? तो पहले जो हम लोग कार्तीय गुणन जो बनाएंगे उसमें पहला अवयव कहां से आएगा? ए से। दूसरा अवयव कहां से आएगा? बी से। तो इसको अगर लिखा जाता है एक सेट में लिखा जाता है तो ए वाले को इसके पास भेजो, इसके पास भेजे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ए, फिर वही 1 इसके साथ जाएगा तो 1, बी, और यही 1 इसके साथ जाएगा तो 1, सी। अब इस 2 को भेजा जाए तो 2, ए, और ये इसके साथ जाएगा तो कितना? 2, बी, और ये इसके साथ जाएगा तो 2, सी। इसको अच्छा लगने के लिए कई लोग एरो डायग्राम बना देते हैं। क्या कर देते हैं? एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम में क्या होता है? मान लेते हैं ये सेट ए था और ये कौन था? सेट बी था। इसके अंदर अभी 1 और 2 था और इधर कौन था? ए और बी और सी, यही ना था जी? ए बी सी। तो ये ए जो है वो किसके घर गया था? ए किसके घर गया था भाई? ए के घर। 1 जो है ए के घर, फिर यही 1 किसके घर गया था? यदि किसके घर गया था? फिर 2 किसके घर गया था? फिर किसके घर? बात समझ में आ रहा है? तो ये जो आप देख रहे हैं ये ए क्रॉस बी है। तो ये जो आपने इस तरीका से रिप्रेजेंट किया है और हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ये दोनों कार्तीय गुणन को रिप्रेजेंट किया है। किसको रिप्रेजेंट किया है? कार्तीय गुणन को रिप्रेजेंट किया है। बोलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? अगर किसी को कोई डाउट हो तो जरूर बताएंगे। यहां पर देखिए, अब इसका परिभाषा हम लोग पहले देख लेते हैं और ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको समझाया है, इसको नीचे कर देते हैं। अब देखिएगा, बोलिए। चलिए, अगर आपसे पूछे कि कार्तीय गुणन किसे कहा जाता है तो हम लोग समुच्चय के कार्तीय गुणन के बारे में, 2 अरिक्त समुच्चय, किसके लिए भाई? 2 अरिक्त समुच्चय दिख रहा है ये सारा मेरा।
दो अरिक्त समूचे, किसके लिए भाई? दो अरिक्त समूचे ए और बी के कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? यानी मैंने अभी आपको बताया कि दो अरिक्त समूचे, अरिक्त समूचे का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव होना चाहिए, कम से कम एक अवयव होना, और रिक्त समुच्चय में ऐसा अवयव जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं। तो यहाँ पर दो समुच्चय लेना है जो कि अरिक्त हो, नॉन इम्पीडिसेट हो, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ अवयव होना, मतलब अवयव नहीं है, चाहे एगो में है एगो में नहीं है, तो क्रॉस कर दीजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा समझ में आ रहा है? यानी दोनों आपको लेना है अरिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय लेना है? अरिक्त समुच्चय लेना है। यानी कि दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणन को किसके द्वारा सूचित करते हैं भाई? ए क्रॉस बी। दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी, दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणन को किसके द्वारा सूचित करेंगे? ए क्रॉस बी के द्वारा सूचित करते हैं। और ए क्रॉस बी जो होगा वो एक सबसेट होगा जिसमें पहला घटक ए से आएगा और दूसरा घटक कहां से आएगा? बी से आएगा। तो आपने यहाँ पर क्या डिफिनेशन समझा भाई? दो अरिक्त समुच्चय, दो अरिक्त समुच्चय तथा बी के लिए क्या आपने देखा? अगर इसको समझा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं दो अरिक्त समुच्चय, दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी के लिए, चाहे यहां पर ये भी लिख सकते हैं दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणन को क्या लिख सकते हैं? दो अरिक्त समुच्चय, दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी के द्वारा सूचित करते हैं। अच्छा, कहते नहीं है, करते हैं, करते हैं। अब सुनिए, यहां पर एक बात आपको समझना पड़ेगा कि जो मैंने डिफिनीशन बताया है इसको अगर शॉर्ट में हम बात करें कि ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, तो यहां पर ए क्रॉस बी जो होगा एक सेट होगा। क्या होगा? देख रहे हैं ये सबसेट है और इस सेट का ये क्या है? एक अवयव है, ये अवयव है, ये अवयव है, ये अवयव है। ठीक है, अब सुनो, यहां पर हम लोग को एक बात समझना पड़ेगा कि इसमें जो सबसेट बनेगा वो कहां से आएगा भाई? तो ए क्रॉस बी जो होगा उसमें ये पहला घटक ए से आएगा, दूसरा घटक बी। यहां पर लिख देते हैं सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी बिलोंग्स टू सेट बी। यानी ए क्रॉस बी क्या होगा? एक माने समुच्चय होगा जिसमें पहला घटक सेट ए से, दूसरा घटक सेट बी से। और इसी बात को समझाने के लिए हमने यहां पर आपको एग्जाम्पल समझाया था। बात समझ में आया? चलिए, यहां पर हमने देखा था, तो अब फिर से एक बार अगर हम आपको समझाएं कि भाई दो अरिक्त समुच्चय तथा बी के लिए कार्तीय गुणन को किसके द्वारा सूचित करते हैं भाई? ए क्रॉस बी। किसके लिए भैया? ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसके समुच्चय को किसके द्वारा सूचित करेंगे? ए क्रॉस बी के द्वारा। ए क्रॉस बी बराबर द सेट ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी बिलोंग्स टू सेट बी। यानी ए क्रॉस बी क्या है? एक समुच्चय है जिसमें पहला घटक ए से आया है, दूसरा घटक बी से आया है। आपके पास एक सेट था ए और दूसरा सेट था क्या? बी, और इसके कार्तीय गुणन निकाले थे तो क्या आया था? एक ऐसे आता, यानी पहला घटक ए से, तो एक के साथ इसको लिए तो वन कमा ए, फिर इसी वन को इसके साथ लिए तो वन कमा बी, इसको इसके साथ लिखे तो वन कमा सी, दो को लिए तो कितना? टू कमा ए, टू कमा बी, टू कमा सी। और उसी चीज का ये आपने क्या किया है? एरो डायग्राम खींचा है। एक और एग्जांपल के तौर पर थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं ताकि आपको ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बारे में थोड़ा सा अच्छा से जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब आपके पास मान लेते हैं कि इधर एक अवयव है, सेट ए है, सेट ए आपके पास है 1 2 3। जब भी सेट लिखे तथा ऐसे लिखे, हाँ, यहां पर आपने देखा, और तथा बी जो है वो क्या दिया है? बी जो दिया है वो लिख दिया जाए एक्स वाई और जेड, ये ऐसे लिख देना। ये क्या हो जाएगा? एक्स कमा वाई कमा जेड। ये आपके पास दो सेट हो गए ए और बी। आपसे दो बात हम पूछना चाहते हैं कि आप मेरे को बताइए कि ए क्रॉस बी क्या होगा?
और दूसरा आप मेरे को बताइए कि बी क्रॉस ए क्या होगा। और तीसरा प्रश्न बताइए कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर हैं। तो दोनों बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि बराबर है कि नहीं है। तो चला जा, तो पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं तो एरो डायग्राम के थ्रू बनाया जाए तो अच्छा लगता है। एरो डायग्राम में हमने यहाँ पर ए ले लिया और यहाँ पर बी ले लिया। तो इधर कौन सा है, 1 2 3 और इधर क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो इसके बीच आपने क्या कराना चाह रहे हो, क्रॉस कराना चाहते हो। तो क्रॉस कराने में इसको इसके साथ भेजोगे, ये क्या बन जाएगा, तो यहां से बन जाएगा। इसलिए ए क्रॉस बी बराबर आपके पास मिलेगा। ये इसके साथ गया है तो 1 कमा एक्स, इसको आप लिखोगे ऑर्डर पेयर खाने छोटे ब्रैकेट के अंदर। फिर ये कहा गया है तो इसके अंदर गया है, तो क्या बन गया जी 1 कमा वाई। फिर ये इसके साथ आया तो क्या बन जाएगा 1 कमा जेड। अब हमारे पास ऑप्शन है तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अब ये 2 को भेजते हैं, इसके साथ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कमा एक्स, ये क्या हो जाएगा 2 कमा वाई, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कमा जेड। उसके बाद इसको भेजते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो कितना होगा 3 कमा एक्स। तो उसके बाद ये इसके साथ आएगा तो कितना होगा 3 कमा वाई, और ये इसके साथ आएगा तो कितना होगा 3 कमा जेड, ठीक है, राइट। यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो ये आपने लिखा है ए क्रॉस बी, क्या लिखा भैया ए क्रॉस बी। अब हम लोग दूसरा जो प्रश्न करने वाले हैं उसमें ए क्रॉस बी लिखेंगे कि बी क्रॉस ए लिखेंगे, बी क्रॉस ए। तो इसको हमने यहाँ पर छोटा करके इधर रख दिया, ये इसका पार्ट हो गया। अब इधर हम लोग निकालते हैं क्या चीज, बी क्रॉस ए। तो चलो, तो बी क्रॉस ए की बात करोगे तो जैसे ही आपने पहले बात में ए क्रॉस बी की बात बोला था और दूसरा आप जो लिख रहे हो क्या कर रहे हैं बी क्रॉस ए, तो पहला घटक कौन सा है तो बी है। तो आप इधर लिखोगे बी, क्या लिखोगे भैया बी। तो इधर हो गया बी और इधर कौन सा होगा ए हो गया, और इसके बीच आप क्रॉस कराओगे, क्या कराने वाले हो क्रॉस। तो बी का घटक कौन सा है एक्स वाई जेड, घटक अवयव, ठीक है, एलिमेंट बातें की है। ए का कौन सा भाई 1 2 3। अब इसके बीच जब क्रॉस कराओगे गुरु, तो जब आप इसके बीच क्रॉस कराओगे तो क्रॉस कराने में क्या चीज देखा जाता है, तो पहला घटक जो रहेगा उससे आएगा, दूसरा घटक दूसरे से आने वाला है, राइट। अब देख लो, तो जब आप बी क्रॉस ए निकाल रहे हो तो हम इसको यहां पर लिखेंगे बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए जब लिखना चाहते हो तो ये इसके साथ जाएगा, तो क्या मिल गया भैया, तो एक्स कमा 1, ओके, और यही इसके साथ आएगा तो क्या मिलेगा एक्स कमा 2, और ये भी किसके साथ आएगा एक्स कमा 3, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या भाई, तो दूसरा जो टर्म है वो हमारे पास टर्म क्या है, ये इसके साथ जाएगा तो क्या मिल जाएगा y कमा 1, y कमा 2, y कमा 2, और उसके बाद आ गया y कमा 3। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या भाई, नेक्स्ट टर्म जो है वो है हमारे पास जेड। जेड इसके साथ अगर जाएगा तो क्या मिलेगा जेड कमा 1, जेड कमा 2 और जेड कमा 3। आपने देखा कि हो जाएगा जेड कमा 1, जेड कमा 2 और ये हो गया जेड कमा 3, राइट। अब सुनिए, तो यहां पर देख रहे हैं इसमें 1 कमा एक्स है और उसमें एक्स कमा 1। अब आपको ऐसे दिमाग नहीं लगाना है कि सरेहू में एक बायू में एक्स बा, इसमें भी एक्स है और 1 है, ऐसे मतलब ऑर्डर पेयर के हिसाब से देखोगे तो इसमें प्रथम घटक 1 है, दूसरा घटक एक्स है, इसमें प्रथम घटक एक्स है, दूसरा घटक 1 है। इसका मतलब ये दोनों क्या है अलग अलग है। तो आप यहाँ पर एक बात तो आपने सीख लिया कि क्या है भाई ये दोनों बराबर नहीं है। तो आप यहाँ पर एक नोट में लिख सकते हैं ये कभी बराबर नहीं होते हैं, ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो अगर ये मैं डायरेक्ट लिखाता तो हो सकता है कम समझ में आता, लेकिन यहाँ पर आपको पता चल गया कि अच्छा। दूसरी बात हम ये समझा रहे हैं कि ए क्रॉस बी भी कैसे निकाला जाएगा, ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाएगा। तो अगर मैं आपको होमवर्क दे दूं, एक होमवर्क दूं और बोलूं कि आप लोगों को बना करके लाना है तो बना लीजिएगा लोग। एच डब्ल्यू के रूप में हमने लिया एक दिया हुआ हमारे पास 2 4 6 और
तथा बी का मान हम लिख देते हैं, बी का मान लिख देते हैं 1 3 5। और आपको बताना है पहला ए क्रॉस बी और दूसरा बताना है बी क्रॉस ए। इन दोनों का मान आपको बताना है, बता दीजिएगा लोग। चलिए ठीक है, ये आपके पास चला जाएगा पीडीएफ के रूप में, आप बढ़ाइए नहीं, आगे बढ़ा जाए। जो नेक्स्ट टॉपिक था वो कौन सा हमारा टॉपिक था भाई, उसको हम लोगों को पढ़ना है। तो टॉपिक था कार्डिनल नंबर। क्या है भाई, कार्डिनल नंबर। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, तो कार्डिनल नंबर को समझना है, ये ना समझना है। अभी हम लोगों ने कार्तीय गुणन समझा था, अब समझने वाले हैं कार्डिनल नंबर। तो क्या आप मेरे को बताओ, अभी तक जो मैंने पॉइंट समझाया है क्या फाइनल है? उसमें एक और बात अगर हम लोग समझ ले, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, एक और हमने इधर बनाया था ना, तो इसमें कितने अवयव है, 2। तो इसमें 2 अवयव है, तो सेट ए में कितने अवयव, 2। इसको आपने लिख दिया 2। इसी को बोलते हैं कार्डिनल नंबर, यानी कि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या को कार्डिनल संख्या, कार्डिनल नंबर कहा। तो ये सेट ए है, तो एन में माने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसको क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है भाई, 2। इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है, 3 को है कि नहीं है, तो ये 3 हो गया, राइट। अगर इसमें आपने देखा होगा कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। यानी आप अगर यहां से बात करना चाहते हैं कि सर एन ए क्रॉस बी में एलिमेंट, ऐसे लिखने का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रॉस सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है भाई, 6 है। तो 6 आपने देख लिया कि 6 तो है, लेकिन इसको एक सूत्र बता दीजिए कि सर बिना निकाले हम कैसे बनाएंगे। तो इसमें अवयव कितना है, 2 गो, इसमें कई गो अवयव, 3 गो, तो 3 दूनी 6। यानी अगर भी कहीं पर भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रॉस ए क्रॉस बी, इन ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या आपको निकालना होगा, तो क्या करेंगे भैया, तो इसमें लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो इसमें 2 था और इसमें 3 था, तो कितना हो गया गुरु, तो ये हो गया 6। तो हमने आपको एक सूत्र दे दिया कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या अगर आपको निकालना है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी, तो कितना होगा, एक नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, यानी समुच्चय ए के अवयव और समुच्चय बी के अवयव को गुणा कर देंगे। तो समुच्चय ए क्रॉस बी में जो समुच्चयों की जो संख्या होगी, अवयवों की जो संख्या होगी, वो क्या हो जाएगा, अवयवों की संख्या निकल जाएगा, राइट। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ा जाए। इसमें आपको वही बात है, इसमें कितने अवयव है भाई, इसमें कितने हैं, बेचैनी में आप लोग, बेचैनी में ना, बेचैनी मत रहिए, सही रहेगा, ऐसा ही रिकॉर्ड में डाल देंगे, नाम रख के डाल देंगे। हाँ चलो इधर देखो, नंबर ऑफ सेट ए कितना है भाई, तो हो जाएगा आपके पास 3, और यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है, 3। तो जो ए क्रॉस बी होगा उसके अंदर कितना होना चाहिए, तो 3 तरीका 6 होता है, 3 तरीका 9 होता है, तो 3 तरीका 9। इसमें गिन लो अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आया 9। तो यानी कि जब भी आपको, ये तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया सही क्रॉस बी बराबर नहीं है, तो क्या अभी हम लोगों ने सूत्र यहाँ पर निकाला कि नंबर ऑफ सेट ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए के में जितना अवयव है उसको और बी में जितना अवयव है उसको, दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपको ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपने जो टॉपिक देखा था, जिसका नाम आपने रखा था क्या, ये तो हमने होमवर्क दिया था आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या भाई, कार्डिनल संख्या। तो जिसको कार्डिनल संख्या या कार्डिनल नंबर एक ही बात है, तो हम लोग अभी समझने वाले हैं। कार्डिनल संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स। तो इस कार्डिनल नंबर्स के बारे में अगर आपसे बात हो कि कार्डिनल नंबर होता क्या है, तो इसके बारे में अगर देखेंगे तो आपने अभी समझा था, किसी समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या को, किसी समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या को क्या कहा जाता है, कार्डिनल नंबर कहा जाता है। किसी समुच्चय में कुल कितने अवयव हैं, उसी की संख्या को क्या कहते हैं, तो क्या समझे, किसी समुच्चय में, किसी समुच्चय में चाहे किसी समुच्चय के अवयवों की कुल संख्या को, किसी समुच्चय के
किसी समुच्चय के अवयवों की कुल संख्या को। तो यहां पर आपने लिख दिया, क्या लिखा भाई? आपने लिखा किसी समुच्चय के अवयवों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? कार्डिनल संख्या कहते हैं। इससे में लिख देते हैं समुच्चय ए के कार्डिनल संख्या को एन ए के द्वारा सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। जो भी लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत? अगर यहीं पे सेट बी हो जाता है, क्या हो जाता है भैया? बी, तो यहां पर आप क्या लिखते हैं? एन बी। और यहीं पे सी हो जाता है तो क्या लिखते हैं? तो एन सी लिखते हैं। बात समझ गए होंगे? अगर आपके पास एक हमने क्वेश्चन के रूप में दिया है, अगर आपके पास ए बराबर दिया है 1 2 3 4 6 7 8 9, तो आपसे पूछा गया नंबर ऑफ सेट ए कितना है? आप बताओ कितना होगा? 8 होगा। ये मत देखना वही 9 नहीं करेगा कि गिनना है। इसमें को हम गायब कर दिए थे 5, ठीक है? तो हम वही चीज आप लोगों को चेक करना चाह रहे थे कि आपका दिमाग कितना तेज है। नहीं तो 1 से लेकर 9 तक देखोगे, बीच में कौन अवयव गायब होगा, आप लिख दोगे कितना? 9। एग्जाम में बड़ी तेज होता है ना, आपको कहां पे फंसाएगा आपको ध्यान रखना पड़ता है। आपके हर चीज पहलू पर आपको ध्यान देना चाहता है कि बच्चा कितना क्यूरियस है और वो किस तरीका से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उसके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रहा है, कौन कौन से पहलू पर उस ध्यान दे रहा है, इन सब चीजों को जांचता है। तो आपने देखा कि इसमें अंदर अवयव कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है? क्योंकि इसमें से हमने गायब कर दिया कौन सा? 5। यानी किसी समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या को क्या कहा जाएगा? तो कार्डिनल नंबर कहा जाता है। राइट, आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। राइट, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो कार्डिनल नंबर पर अब ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। किसी भी समुच्चय के अंदर किसी भी समुच्चय है उसके अंदर अवयव कितने हैं और उसी के संख्या को क्या कहा जाता है? कार्डिनल नंबर कहा जाता है। तो हमारा उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था आपको याद है? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था उप समुच्चय। क्या भैया? उप समुच्चय। कार्डिनल नंबर के बाद क्या है? उप समुच्चय। तो उप समुच्चय किसे कहते हैं, इस बात को अगर समझना है तो आपको इस तरीका से समझिए। मान लेते हैं कोई समुच्चय ए है, कोई समुच्चय ए और एक समुच्चय बी है। यदि ए का सारा अवयव बी में है, ए का सारा अवयव यानी जो ए में अवयव है वो बी में भी है और उसके अलावा भी है, तो हम लोग बोलेंगे सेट ए जो है सेट बी का उप समुच्चय है और सेट बी को सेट ए का अधिसमुच्चय कहा जाता है। बात समझ में नहीं आ रहा? मान लेते हैं 2 सेट ए और बी है, सेट ए के सारा अवयव सेट बी में है, यानी सेट ए में जितने भी अवयव है उसको खोजा जाए सेट बी में तो मिल जाएगा। इसका मतलब ए बी का क्या है? उप समुच्चय है, लेकिन बी ए का अधिसमुच्चय होगा। क्या होगा? अधिसमुच्चय होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, बोलिए। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि जो हम लोग को समझना है उप समुच्चय। क्या समझना भैया? उप समुच्चय। उप समुच्चय, उप समुच्चय क्या होगा? तो इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट, ठीक है? अब यहां पर क्या कह रहा है? यदि 2 अरिक्त समुच्चय में एक अवयव बी में हो, तो ऐसे लिख सकते हैं, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव तो ऐसे गलत लिख दे रहा है क्या जी? अवयव, हाँ राइट। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो क्या बोला जाए? समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। इसे ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ऐसा लिख देते हैं, ए सबसेट ऑफ बी के द्वारा
सूचित करते हैं, यानी ए का सारा अवयव बी में है। ये ऐसे नहीं बना है, ये ऐसे बना है, समझ में आ रहा है? इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखोगे यहीं पर एक नोट लिख देते हैं, यदि ए माने समुच्चय ए, यदि ए बी का उप समुच्चय है तो बी ए का अधि समुच्चय होगा। ओके, यहां तक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर कुछ रियल एग्जांपल देकर के आप समझाइए कि हम लोग इसको समझ पाए। अगर आपके पास, मैंने यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर लिया कि एक सेट ए है और उसमें अब 1 2 3 है, और तथा बी हमने लिया, उसमें क्या है भाई, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, तो क्या ए में जो 1 2 3 है, क्या बी में है कि नहीं है? है कि नहीं? ए में क्या है, 1 2, तो वो बी में भी तो है। तो ए का सारा भी अगर बी में आपको मिल जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ए जो है वो बी का क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही तो हमने समझा है, ए का सारा जो बी में है तो उसको। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझना था, घात समुच्चय। क्या समझना था? घात समुच्चय। उस टॉपिक के अंदर हमने इंक्लूड नहीं किया है कि घात समुच्चय होता क्या है, लेकिन हम लोगों को घात समुच्चय समझना पड़ेगा। तो घात समुच्चय को समझ लिया जाए। अगर इसमें आप यहाँ पर एक एरो भी लगा देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख देता, एक और एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर भी हमने लिख दिया 1 2 3, 1 2 3, तो क्या ए का सारा भी बी में है कि नहीं है? लेकिन बराबर भी है, तो ए बी का तो उपसमुच्चय है और बी ए का भी उपसमुच्चय है। तब वहां पर ये क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे, तो ये हो जाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ, मैंने सबसेट ऑफ ए बोलेंगे, और ये हट जाएगा तो उसको प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इस चीज में देखा जाए तो ये भी क्या है, तो ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, हो जाएगा ए सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे सबसेट बोल रहे हैं, लेकिन कहीं पर केवल ये दिख जाए तो इसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या बोलेंगे, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, राइट। और यहां पर केवल सबसेट यूज करेंगे, कोई दिक्कत। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसमें अभी और इसमें अभी बराबर है कि नहीं है? अगर बराबर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर। बराबर है तो इसको सबसेट बोलेंगे, और बराबर नहीं है तो उसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, राइट। आगे बढ़ा जाए। चलिए, उसमें एक टर्म छूट गया था, वो कौन सा टर्म था? तो इसके बाद हम लोग ऐड कर लेते हैं इसके अंदर समुच्चय के बाद इसमें घात समुच्चय। क्या चीज? तो 5 नंबर में हमने ऐड कर लिया क्या चीज, घात समुच्चय, जिसको बोलते हैं पावर सेट। चल, तो हम लोग घात समुच्चय को समझते हैं। ये भी बहुत ही आसान है। मान लेते हैं कोई एक समुच्चय है, उस समुच्चय के सभी उप समुच्चयों को, कोई एक समुच्चय है और उस समुच्चय के कितने उप समुच्चय संभव हो सकते हैं, तो किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। बात तो समझ में ना आया, लेकिन अभी थोड़ी देर के अंदर समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये बात पहले समझना पड़ेगा कि उप समुच्चय किसे कहते हैं। तो उप समुच्चय हम लोग उसे कहते हैं यदि समुच्चय ए का सारा अवयव समुच्चय बी में हो। सारा अवयव क्या होना चाहिए, माने ए में जो है वो बी में होना, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। तो अगर ये समझ में आ गया है तो ये भी बात आपको 100% समझ में आ जाएगा। वो कौन सा समुच्चय की हम लोग बात कर रहे थे, तो घात समुच्चय पावर सेट की बात कर रहे थे। कौन सा सेट, घात समुच्चय, जिसको हम बोलते हैं पावर सेट, राइट। एब्सोल्युटली। तो इस पावर सेट के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या होगा भाई, तो पावर सेट में हम लोग ध्यान देते हैं, लिख देते हैं
किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों की संख्या को क्या कहते हैं? को घात समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहीं पे लिख देते हैं घात समुच्चय। अब यहां पर देखिएगा, ये जो घात समुच्चय है, हाईलाइट कर दिया, तो सब में क्या कहते हैं? ये घात समुच्चय कहते हैं। तो कोई समुच्चय है, उसके उप समुच्चय, यानी किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों की संख्या को क्या कहा जाता है? घात समुच्चय। इसमें एक बात और पहले ऐड कर लेते हैं, समुच्चय ए के घात समुच्चय को पावर सेट ऑफ ए के द्वारा सूचित करते हैं। अगर इसको पढ़ना होगा तो क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अगर इसके अवयवों की संख्या की बात करना चाहिए तो क्या करेंगे? घात समुच्चय के अवयवों की कुल संख्या। तो इसमें देखिएगा, घात समुच्चय के कुल अवयवों की संख्या को, किसको भैया? संख्या को एनपीए। कई लोग इसको जो है ऐसे लिखते हैं, एनपीए, ये बड़ा ब्रैकेट, यानी कि पावर सेट के अंदर कुल अवयव कितने हैं? तो घात समुच्चय के कुल अवयवों को एनपीए के द्वारा सूचित करते हैं। क्या करते हैं जी? सूचित करते हैं। अब थोड़ा सा आप एक बात समझिएगा कि अब इस पर सर ये तो लैंग्वेज बाकी ढेर हो गया। लैंग्वेज में आपने बहुत अच्छा से समझाया, लेकिन कैसे आपको समझ में आएगा? मारेंगे बहुत एकदम सफा बेचैनी में रह लोगे, समझ में नहीं आता है, लग रहा है क्या बेटा, तो फिर चला गया। समझना चाहिए, इधर आदम मैंने सरल ध्यान तो इधर होना चाहिए था। नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, ऑनलाइन ऑफलाइन की चिंता छोड़ो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तुमको नहीं समझ में आ रहा बोलो, और तुम इधर उधर देखोगे तो मारेंगे। समझ में आ रहा है? चलो इधर देखना। अगर आपसे कहेगा कि घात समुच्चय किससे कहते हैं, तो आपने बताया, डेफिनेशन तो हो गया, लेकिन रियल एग्जांपल कैसे हम लोग समझेंगे? मान लेते एक सेट ए है और इसमें एक और दो है। एक और चीज आपको नोट में लिखना था कि फाई जो होता है, फाई कौन सा? रिक्त समुच्चय फाई, उसी को तो फाई बोलता है। रिक्त समुच्चय फाई सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, यानी कि होता है। तो रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, यानी कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय में होता ही होता है। बात समझ में आ रहा है? रिक्त समुच्चय हर सेट में होता है, इसलिए कहा जा रहा है रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का क्या है? उप समुच्चय है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात कर रहे थे, मान लेते हैं कि आपके पास एक सेट है, आपने एक सेट लिया, एक सेट लिया, मान लीजिए यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर ए है और उसके अंदर अवयव है एक और दो, तो इसके पावर सेट ए लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? पावर सेट ऑफ ए कैसे लिखेंगे बोलिए? तो इसके पावर सेट को लिखेंगे तो पहले तो फाई सबका भाई, फाई जो है वो सबका उप समुच्चय है। अगर मैंने इसमें एक ले लिया, क्या ले लिया? एक, तो एक भी इसका एक उप समुच्चय हो कि नहीं हो? अरे फाई इसमें खोजोगे मिलेगा? नहीं मिलेगा? मिलेगा। वन इसमें खोजोगे मिलेगा? यानी वन इसका उप समुच्चय हुआ कि नहीं हुआ? अगर हमने इसमें लिख दिया केवल दो, क्या लिख दिया?
केवल 2 लिख दिया, तो 2 इसके अंदर है कि नहीं है, तो 2 इसका उप समुच्चय है कि नहीं है। चलिए अगर हमने यहां पर लिख दिया, कॉमा दे के लिखेगा 1,2, तो बताइए 1,2 को भी इसके अंदर खोजोगे मिलेगा। तो ध्यान से सुनिए, ये भी इसका उप समुच्चय है, ये भी इसका एक उप समुच्चय है, ये भी इसका उप समुच्चय है, ये भी इसका उप समुच्चय है। क्यों उप समुच्चय है, क्योंकि इसमें 1 और 2 है तो इसमें भी 1 और 2 है, इसमें 2 है तो इसमें 2 है, इसमें 1 है तो इसमें 1 है, इसमें 5 है तो 5, तो 5 सब में होता है, 5 सब में होता है। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये सब इसका उप समुच्चय है, और उस उप समुच्चय के समुच्चय ले लिया, देख रहे हो, ये तो उप समुच्चय है कि नहीं सब। और उसके बाद एक बड़का ब्रैकेट लिया है, यानी कि सभी उप समुच्चयों का समुच्चय को ही घात समुच्चय कहते हैं। यानी किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को, सभी उप समुच्चयों के समुच्चय यानी सभी उप समुच्चयों के संग्रह को क्या कहा जाता है, घात समुच्चय कहा जाता है, उसे पावर सेट ऑफ ए कहा जाता है। यहां पे अगर इसमें अवयव की बात करोगे, बताओ एनपीए कितना है, बोलो एनपीए कितना हो गया। अब एक और बात समझिएगा, एक और हम लेते हैं 3 वाला, तनी बनाया जाए, उस पर मेहनत किया जाए। अगर आपके पास एक सेट ए है और कोई नंबर आप बोल दो एबीसी लिख दिया जाएगा, एबीसी मान लेते एबीसी है। इसका हमने आपसे पूछा कि पावर सेट ऑफ ए बताइए, कि पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, तो पहले सबका उप समुच्चय लिख लो। तो इसका उप समुच्चय तो 5 में होगा ही होगा, यानी 5 इसका उप समुच्चय है कि नहीं है। इसका एक और उप समुच्चय ए हो सकता है, क्या हो सकता है जी, ए, और एक क्या हो सकता है बी, और एक क्या हो सकता है सी, और एक क्या होगा ए कमा बी, और एक क्या हो जाएगा ए कमा सी, और एक क्या हो सकता है बी कमा सी। अब सुनो, एक और इसका हो सकता है क्या, ए कमा बी कमा सी, देखिएगा, और इसका क्या कर लो, एक समुच्चय ले लो, तो क्या हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा। क्या होगा भैया, उप समुच्चय हो गया। तो इस उप समुच्चय का अगर हमने क्या लिया, समुच्चय ले लिया, तो वही हो जाएगा घात समुच्चय। इसके अंदर अवयव कितने हैं गिन करके बताओ, एनपीए कितने है जी, 8 है। अब देखो इसमें 8 है तो 100, और उसमें 2 गो अवयव रहला तो 4 गो भइल, में 3 गो अवयव तो 8 गो, तो सर 4 गो अवयव हुई तो कितना हुई, 5 गो अवयव हुई तो कितना हुई, भैया बताइए कितना है। यहां पर देख लो, यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर अगर कोई पूछेगा एन ए यानी कार्डिनल ऑफ नंबर ऑफ सेट ए कितना है, 2 है कि नहीं है, तो इसके अंदर अवयव कितने हुए हैं, 4 गो हुआ है, तो 2 गो है तो 4 गो, 2 गो है तो 4 गो, और यहाँ पे जो एन ए है वो कितना है, 3 गो है, तो यहां पर ये कितना हुआ है भैया, 8 गो। तो कुछ ऐसा सूत्र हमको बता दीजिए जिससे ये पता चल जाए कि 2 गो होगा तो कै गो होगा, 3 गो होगा तो कै गो होगा, जो सेटिस्फाइड भी करना चाहिए इन दोनों को। तो ये अगर कहीं पर भी आपसे पूछेगा, यहां पर लिख देते हैं, यदि समुच्चय ए में, समुच्चय ए में एन अवयव हो तो, एन अवयव हो तो नंबर ऑफ पावर सेट हो तो एनपीए जो होगा वो 2 के पावर एन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 के पावर एन ए चाहे 2 के पावर एन, क्योंकि एन ए का मान कितना हो गया, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ए बराबर कितना एन। आपने यही तो कहा है कि समुच्चय ए में कितने अवयव है, एन, एन अवयव है तो एन ए का मान कितना हो गया एन। तो अगर यही चीज हम उसमें लागू करें यहां पर, तो इसमें बताइए कि पी, यहां पर एन पी ए, अगर इसमें हम पूछें तो 2 तो रहबे करेगा, और इसमें कै गो अवयव है, 3 गो, तो 2 के पावर 3 का कितना हो जाएगा, सेटिस्फाइड किया कि नहीं किया। तो अगर पावर सेट में अवयवों की संख्या काउंटिंग करनी है तो 2 के पावर क्या कर देंगे, एन लगा देंगे, 2 के पावर एन लगाएंगे, राइट। आगे बढ़ा जाए, इसमें अगर देखोगे वही चीज इसमें लागू करो, तो इसमें क्या हो जाएगा एन पी ए, अगर इसमें आपको पता करना है तो 2 रहबे करेगा, इसमें अवयव कै गो है, तो 2 के पावर 2, तो कितना आ गया 4। तो सूत्र से बना कि नहीं बना, ऐसे हम लोग इसको तो लिखे थे काउंटिंग करके, 1 2 3 4, 4 गो आया था तो 4 गो, सूत्र से भी हम लोगों ने बता दिया। तो हमारे पास लास्ट टॉपिक कौन सा भैया, तो लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है, समुच्चय। लास्ट टॉपिक नहीं है, समुच्चय है, समुच्चय का अपरांत है और परिसर है, ठीक है। तो हम लोग काम करते हैं, इस चीज को आपके पास सेंड कर दे रहा है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन हालांकि ये जो वीडियो है ये आपका पोस्ट होगा, आज के आज ही ये पोस्ट होगा,
आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन प्रॉपर वे में फिर से इस वीडियो को बना करके क्लास 12th वाले को एक वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं ये पूरा सारा चीज। और साथ ही साथ एक और चीज कवर करने वाले हैं, वो क्या है भाई, वो है आपका जो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया वो प्रश्न है। तो अभी तो आप लोग अभी संबंध पढ़े ही नहीं है, संबंध को पढ़ने लायक चीजों को समझे हैं कि घात समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होता है, इन सब चीजों को, कार्तीय गुणन में संख्या कैसे निकालते हैं, इन सब चीजों को समझा है। लेकिन जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इस तरीका से वीडियो फॉर्मेट बनाया जाएगा कि कम समय में ज्यादा कंटेंट उनको डिलीवर किया जा सके। यहाँ पर तो आपको हर बतिया को लिख लिख करके बता रहे थे, तो क्या हो रहा था, तो लिखने में तो समय लगेगा ना। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, फिर से एक बार अपलोड करेंगे, लेकिन ये वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा और ये शाम को लगभग 7 बजे करीब में आपके पास चला जाएगा। ठीक है, और ये देखिए आज जो है बड़ी लाइट भी साथ दिया है कि कटा नहीं। ठीक है, और ये चीज हम जल्दी से प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करना चाहिए। और हम जो चीज अगर आप अपनाना चाहते हैं, अभी मेरे पास क्षमता नहीं है करने का, लेकिन उसको बार बार रिपीट करते हैं, क्या समझते हैं, उसको बार बार अपने माइंड में रिपीट करते हैं कि मेरे को लाना है, और गॉड मेरे को साथ देते हैं, कहीं ना कहीं से आ जाता है। अरे भाई 28-30 हजार रुपया लगेगा, अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन रिपीट कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आ जाएगा। ये बोर्ड आपके पास आ गया, और ये भी कई बार 2 साल से हम रिपीट कर रहे थे, 2 साल में उसके बाद आया है। ऐसा नहीं कि 28 हजार के लिए 4 साल रिपीट करना पड़ेगा। अब ये आ गया है तो जल्दी से जल्दी हम इन्वर्टर लेकर के आएंगे, और साथ ही साथ लाइव क्लास, और साथ ही साथ क्या चल सकता है, दोनों क्लास एक साथ चल सकता है, लाइव और ऑफलाइन। इस तरीके का सेटअप अभी आपके सामने दिख ही रहा है। इसको मैंने वेल्डिंग करा करके बनाया है, और हम लोग बिहारी है, जुगाड़ लगा ही लेते हैं। तो चलिए, अगर जुगाड़ की बात आया है तो मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, उस प्रश्न को सोल्व किया जाए, और जो ऑनलाइन में देख रहे हैं वो भी आपको बताइए कि किस तरीका से इस समस्या को समाधान किया जाएगा। चलिए, समस्या आपके पास क्या है भाई, तो समस्या आपके पास है, आपके पास एक पाइप है। चलिए मान लेते हैं कि पाइप, चलिए अब इसके अंदर आपको एक तार डालना है। क्या डालना है, एक तार। तो तार तो थोड़ा टाइट भी होता है, एक डोरा डालना है। मान लीजिए आप, आज तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान आ गया है, इसको आप कैसे डाल सकते हो आराम से, कितना टेढ़ा रहेगा तो उसके अंदर डाला जा सकता है। लेकिन इसके अंदर आपको तार डालना है, कैसे डालोगे, समस्या है आपके पास। कोई जो आधुनिक उपकरण है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, बिहारी जुगाड़ लगा करके बनाना है। क्या लगाना करना है, बिहारी जुगाड़ लगा करके, ये बिहारी जुगाड़ है, समझे हरबिरवा इलाज है ये। तो आपको भी ये समस्या में आपके पास दिया है, और आपको बताना ये पाइप है। क्या भाई, ये पाइप। हाँ, किसी ने अभी बात बोला, गुड गुड, चलिए उसी बात को आप रिपीट कीजिए। क्या आपने बोला भैया, बोलो बोलो जल्दी, सही बात बोल रहा था। हाँ, ये बात देखो, बिहारी लोगों का दिमाग टाइट है। एक चूहा पकड़ेंगे, जिसको हम लोग रैट बोलते हैं, चूहा पकड़ा जाएगा और चूहा के पोंछ में बांध दिया जाएगा डोरा, इधर से घुसा दिया जाएगा इनको, इधर हथौड़ी लेकर ठकठका दिया जाएगा, डोरा छोड़ दिया जाएगा, और भाई अगर इसको पानी में डाल दिया जाएगा, इधर से पानी भर दिया जाएगा, पानी से रिवर्स आएगा ना, उनको आगे जाना ही है। तो हो सकता है ठकठकाने पर रिवर्स ही मार दे, लेकिन पानी इधर से भर दिया जाएगा तो पानी के साथ साथ बाहर ही निकल जाएंगे, डोरा बाहर ही निकल जाएगा। तो ये चीज है, ये दिमाग हम लोगों से ज्यादा कोई नहीं लगा सकता है। तो बिहारी जो है ना, एक बिहारी 100 पे भारी, और ये कहावत ही बन गया है, 100 पे भारी करके दिखाना है। ठीक है, चलिए अभी आप लोग को जो है ये वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये पीडीएफ भी आपके पास शेयर कर दे रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।